नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास की थी। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हमें कवर करना है प्रोनाउंस में बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अक्सर बच्चों को रिलेटिव प्रोनाउन को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ बच्चे इसके नाम से घबरा जाते हैं कि सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और आधे घंटे की क्लास में ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको पढ़ना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, एक जीके का क्वेश्चन आपके लिए, और जिसको अब हम अपनी हर क्लास में एक रेगुलर फीचर रखेंगे कि एक जीके का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो आज के लिए आपका जीके का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अप्रैल 2022, ठीक है, अप्रैल 2022 में भारत के दो राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ है, नॉलेज शेयरिंग पैक्ट, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी रिसेंटली ये हुआ है, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, पहली बात, सर क्या हुआ है? नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। कब हुआ है? अप्रैल 2022। ठीक है, आपको ये बताना है कि किन दो राज्यों के बीच में ये हुआ है और आपके चार ऑप्शंस ये हैं, यूपी एंड बिहार, बिहार एंड झारखंड, राजस्थान एंड पंजाब, और दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये आपके चार ऑप्शंस हैं। ध्यान दे दीजिए एक बार कि रिसेंटली अप्रैल 2022 में भारत के दो राज्यों के बीच में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। आपको ये बताना है कि वो दो राज्य कौन से हैं, और ये आपके चार ऑप्शंस हैं, यूपी बिहार, राजस्थान एंड पंजाब, बिहार एंड झारखंड, या दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको आज ही दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो आज हमें कवर करना है, रिलेटिव प्रोनाउंस का। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। दोस्तों, इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, रिलेटिव। रिलेटिव, आप अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरे रिलेटिव्स घर आए हुए थे, यानी कि मेरे रिश्तेदार जो मुझसे संबंधित हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो आपसे संबंधित है। ठीक है, उसे आप कहते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो कहीं ना कहीं से आपको कुछ संबंध के बारे में बता रही है, किसी रिश्ते के बारे में बता रही है, किसी नाते के बारे में बता रही है, किसी एसोसिएशन के बारे में बता रही है। यानी कि जो शब्द सेंटेंस के दो हिस्सों के बारे में रिलेशन स्थापित करे, उनके बीच में संबंध स्थापित करे, उन्हें जोड़ दे, उसे आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताएगा जो नाउन के बारे में होगी या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स के बारे में होगी। नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स। सेंटेंस में एक शब्द ऐसा प्रयोग होगा जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताएगा। अब हो सकता है कि वो नाउन के बारे में बताए या किसी नाउन जैसे शब्द के बारे में बताए। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है कि नाउन के जैसे किसी शब्द के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो सेंटेंस में नाउन होगी सर, या तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। ठीक है,
नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड एक चीज। इसके बाद में एक आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगी और एक चीज मिलेगी जो जानकारी बताई गई है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सेंटेंस में मिलेंगी। अब नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड और जो इंफॉर्मेशन है उनके बीच में आपको मिलेगी रिलेटिव प्रोनाउन आरपी। ठीक है, तो आरपी का काम क्या है यहां पर? आरपी का काम है कि नाउन और इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन स्थापित करना है, ऐसा एक जोड़, एक ऐसा कनेक्शन देना है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट हो जाए। ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। हाँ, ये इस्तेमाल हो रहा है उस नाउन की जगह पर ही या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड की जगह पर ही। ठीक है भाई, प्रोनाउन है तो इतनी बात तो आप अटल सत्य इस ब्रह्मांड का मान लीजिए कि अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रही है तो किसी ना किसी नाउन की जगह पर ही होगी या किसी नाउन का रिपीटिशन बचाने के लिए होगी। हो सकता है वो नाउन सेंटेंस में एक दफे इस्तेमाल हो जाए, दूसरी दफे भी इस्तेमाल होती, बट दूसरी दफे हमने उस नाउन को इस्तेमाल करने की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया ताकि रिपीटिशन अवॉइड किया जा सके। अब क्योंकि आपने रिपीटिशन अवॉइड किया है, देन यू हैव टू यूज सम वर्ड, और वो वर्ड हमारे लिए कौन सा होगा? प्रोनाउन होगी। अगर हमें ऐसी प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है कि जी अपनी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। अगर हमारी जरूरत ऐसी है कि हमें अपनी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के लिए कोई एडिशनल जानकारी देनी है, तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई मेट दिनेश हु वाज सिटिंग ऑन ए चेयर। ठीक है, आपके पास सेंटेंस है कि मैं दिनेश से मिला, मैं दिनेश को मिला जो क्या कर रहा था? एक चेयर पे बैठा हुआ था। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस है आई मेट दिनेश। ठीक है, हु वाज सिटिंग ऑन ए चेयर। अब ये जो हु है ये क्या कर रहा है? ये दिनेश के बारे में जानकारी दे रहा है कि दिनेश क्या कर रहा था? दिनेश कुर्सी पर बैठा हुआ था। ठीक है, इस हु ने क्या किया? ये आपके लिए एक नाउन है। ठीक है, नाउन है भाई, एक लड़के का नाम है। ये चीज क्या है? सिटिंग ऑन ए चेयर। ये एडिशनल जानकारी है, इंफॉर्मेशन, कि भाई कोई लड़का जो है कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब ये जो जानकारी है ये पूरी कब होगी? जब ये पता चलेगा कि कौन बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ था, कौन लड़का था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो तो जानकारी यहां पर है, ये इंफॉर्मेशन यहां पर अधूरी है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन स्थापित कर रहा है? ये शब्द हु। ये जो हु है ये आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा यहां पर। ठीक है, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड और इंफॉर्मेशन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसीलिए इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अगली बात समझिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि कई बार ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंस में एक कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं, इसलिए इनको कई बार कनेक्टिव प्रोनाउंस, कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कह दिया जाता है, या फिर कई बार इनको हम कनेक्टर्स या कंजंक्शन भी कह देते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन अपने आप में एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, दैट इज ए ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। लेकिन हमने इसको यहां पर भी कंजंक्शन कह दिया, कनेक्टर कह दिया। उसका कारण यह है कि कनेक्टर या कंजंक्शन का काम होता है सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ना। वो दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं, या दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे उसे आप कनेक्टर या कंजंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? यहां पर भी तो यही काम हो रहा है कि हु जो शब्द है इसने आई मेट दिनेश, मैं दिनेश को मिला, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो दो हिस्से, मैं दिनेश को मिला, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, इन दोनों को जोड़ने का काम कर दिया। ठीक है भाई, कनेक्ट तो कर ही दिया। तो इसीलिए ऐसे जो शब्द हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस की पूरी
कुटुंब है, पूरी फैमिली है, इसको भी कई बार कनेक्टर्स या कंजंक्शन कह दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन, उनके काम की वजह से। इज इट क्लियर? चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे रीमा हैज ए चेयर विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, रीमा के पास एक चेयर है जो कि कैसी है, जो प्लास्टिक की बनी हुई है। रीमा हैज ए चेयर, रीमा के पास एक कुर्सी है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी नाउन है या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड है। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है, मेड ऑफ प्लास्टिक। और ये जो शब्द है विच, ये आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या कर रहा है, नाउन को और इंफॉर्मेशन को जोड़ने का आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आम बोलचाल के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि कई बार ये जो WH वर्ड्स हैं या दैट है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन। WH वर्ड्स में आपके पास हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, जितने भी WH वर्ड्स हैं, ये जैसे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल्स में आपके पास हु, विच, whom, वेयर, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे शब्द जो है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ठीक है, बट का भी आप इस्तेमाल करते हैं और व्हाट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें साथ में बट ले लीजिए और व्हाट ले लीजिए। ठीक है, ये 5-6 एग्जाम्पल्स दोस्तों आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बट ये वाले जो हैं ये तो एटलीस्ट आपको हर समय कंठस्थ याद रहने चाहिए कि भाई हु है, विच है, व्हाट है और आई थिंक वेयर, दैट और बट, ये तो आपको कंठस्थ याद रहने चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, इसका नाम ध्यान रखना है, एक्सीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, समझिएगा। हमने बात करी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देगा। तो वो जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड है जिसके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है उसे क्या कहते हैं, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। जिस नाउन, संज्ञा या संज्ञा जैसा शब्द जिसके बारे में एडिशनल जानकारी सेंटेंस में दी जा रही है उसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। ठीक है, वर्ड जिसके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, जैसे दिस इज द बॉय हु वन अ प्राइज। आप सपोज अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो लड़का है जिसने प्राइज जीता है, ये वो लड़का है जिसने प्राइज जीता है। तो अगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए दिस इज द बॉय, तो नाउन क्या हो गया ये, हु वन ए प्राइज ये हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, और प्राइज जीता है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, लड़के के बारे में बताया जा रहा है। हु आपकी मदद कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिसके बारे में सारी कहानी बताई जा रही है वो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड कहलाता है एंटीसीडेंट। इसी को एंटीसीडेंट कहा गया है इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं आगे कि ये वो लड़का है। भाई प्राइज किसने जीता, इस लड़के ने जीता। दिस इज द काउ विच गिव्स 10 लीटर मिल्क। ठीक है, ये वो गाय है जो 10 लीटर मिल्क देती है। तो कौन सी गाय है जो 10 लीटर दूध दे रही है, ये वाली। तो काऊ के बारे में आप एडिशनल जानकारी दे रहे हो ना, काऊ एंटीसीडेंट हो गई। यहां पे लड़के ने प्राइज जीता है तो लड़का एंटीसीडेंट हो गया। जो भी नाउन है जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है वही एंटीसीडेंट कहलाएगा आपका सेंटेंस में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसके बारे में घबराना नहीं है कि सर ये तो अजीब सा नाम है, ये क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है। इसको एक बस स्पेशल नाम दिया गया है, नाउन ही है,
इतना समझ लीजिए, एक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन एडिशनल जानकारी दे रहा है उसी को आप एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमको पढ़ना है रूल्स ऑफ यूसेज कि आप रिलेटिव प्रोनाउंस को कहां कहां पर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि आप जब रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कुछ नियमों को आपको ध्यान देना है, किसका किसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वर्डिंग्स पर मत जाना, ये मत सोचना कि सर कितना कठिन चीज आप बता रहे हैं, बहुत आसान है। एक एग्जांपल देखोगे और एवरीथिंग विल बी क्लियर। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, द बॉय हु केम हियर इज ए क्रिकेट प्लेयर। आई होप नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर कटा नहीं होगा। द बॉय हु केम हियर इज ए क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, ये एक सेंटेंस है कि जो लड़का यहां आया था वो क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। यहां पर इस सेंटेंस में दोस्तों दो हिस्से हैं। ठीक है, दो हिस्से कौन कौन से हैं? द बॉय इज ए क्रिकेट प्लेयर, ये तो एक हिस्सा है। द बॉय इज ए क्रिकेट प्लेयर, वो लड़का एक क्रिकेट खिलाड़ी है। और दूसरा हिस्सा है ये, हु केम हियर, जो यहां आया। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस की जो संरचना होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से समझेंगे, अच्छी तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट का समय देते हैं। सेंटेंसेस दोस्तों कई बार दो क्लॉजेस की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, दो क्लॉजेस की मदद से, एक्सक्यूज मी। कई बार सेंटेंसेस दोस्तों दो क्लॉजेस की मदद से बनाए जाते हैं। एक होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज समझ गए, मुख्य, जो इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्लॉज, जो जैसे प्रिंसिपल स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है ना, दैट इज द सेम वे सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट वाली हिस्सा है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो या तो उसे आप मेन क्लॉज कह देते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाला है। दूसरा हिस्सा जो बचा, जो कम इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो नगण्य है, जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट शब्द का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा कि ऐसी चीज़ जो कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, उसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में अब देखिए, आप देख रहे हैं दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, एक हिस्सा जिसके ऊपर लाइन खींची हुई है। ठीक है, दो हिस्से हैं। द बॉय इज ए क्रिकेट प्लेयर, लड़का एक क्रिकेट खिलाड़ी है। दूसरा हिस्सा हु केम हेयर, जो यहां आया था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई लड़के के बारे में बात बताई जा रही है कि वो लड़का एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो यहां आया था। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो हिस्सा जिसके नीचे अंडरलाइन है ये है आपका मेन क्लॉज कह लीजिए इसको, या प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए, या प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं इसको कई बार। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, विद्यार्थियों को दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन तक के दिन निकल जाते हैं ये चीज समझते समझते कि मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल सरल साधारण सिंपल नियम है कि ये देखिए उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है। भाई सब्जेक्ट कौन है यहां पर, लड़का, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात जिस हिस्से में बताई जा रही है वो आपका मेन क्लॉज है, जो एडिशनल जानकारी दी जा रही है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ये हिस्सा हो गया आपके लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, हु केम हियर। अब आप यहां पर देखिए, जो यहां आया था, हु केम हियर, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। ये भी अपने आप में देखिए दोस्तों, देखिए अब यहां पर एक आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, ये वर्ब मिल गई, केम यानी कि आया। अब दोस्तों ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका पहला इस्तेमाल कैसे होता है? पहला इस्तेमाल होता है कि सर सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, यानी कि कर्ता, जिसने काम किया। तो यहां पर आप देखिए ये जो हु शब्द है ये काम कर रहा है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो लड़का यहां आया, भाई काम क्या है, आने का। किसने किया? इसने किया था सर। और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है?
इस लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि एक तरीके से इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर यही तो सब्जेक्ट बन गया। हाँ, ये बात अलग है कि ये सब्जेक्ट किसी दूसरे की जगह पर आया है, बट अभी तो फिलहाल यही सब्जेक्ट है। तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कई बार आपके लिए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में? रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए किसी सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, पूरे सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट का काम कर देता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इज इट क्लियर? दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, ऐसे एक दो एग्जांपल्स हम अभी और देखेंगे। ये चीज़ें बहुत आसान है, बस हाँ ये है कि इनको टिपिकली जब आप पढ़ते हैं पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा इनसे घबराहट हो जाती है कुछ बच्चों को, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, ये एक बड़ा सेंटेंस था, लेकिन आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं है भाई। दो क्लॉज हैं, जो कम इंपॉर्टेंट वाला है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर देखना है कि भाई वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, किसने किया है, इसने किया है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहां पर काम क्या कर रहा है, जिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंपल, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ ग्लास। दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ ग्लास, यानी कि ये वो घर है जो कांच का बना हुआ है, विच इज मेड ऑफ ग्लास। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, फिर से कोशिश कीजिए क्लासिफाई करने की कि क्या क्या आपके पास प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है और क्या क्या आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दिस इज द हाउस, ये वो घर है, ठीक है। दिस इज द हाउस, और ये जो चीज है मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि कांच का बना हुआ, ठीक है। ये चीज क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये घर है, दिस इज द हाउस, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप इस हिस्से को देखें, विच इज मेड ऑफ ग्लास, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, जो कांच का बना हुआ है, जो कांच का बना हुआ है। ये चीज, ये चीज है आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसीलिए आप कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन इज एक्टिंग लाइक ए सब्जेक्ट इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि कई बार आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को सब इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसा कैसा एग्जांपल्स हैं देखिए। मनीष हैज ए डॉग whom he loves very much, ठीक है। ये सेंटेंस है दोस्तों आपके पास, कि मनीष के पास एक जानवर है, एक डॉग है, एक कुत्ता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब दोस्तों देखिए, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स देखे, जो सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल्स थे, उनमें और इसमें आपको एक चीज़ फ़र्क नज़र आ रही होगी सुनने में। क्या फ़र्क है? कि सर सब्जेक्ट वाले में जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुई वो एक्चुअली में सब्जेक्ट का काम कर रही थी। मेरे पास एक सोने का पेन है, मेरा ये वो घर है जो कांच का बना हुआ है, तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, मनीष हैज ए डॉग, मनीष के पास एक कुत्ता है जिसको, यानी कि ये जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए इस्तेमाल हुई है, ये इस्तेमाल हुई है दोस्तों डॉग के लिए। मनीष के पास एक कुत्ता है जिसको वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ही लव्स वेरी मच। तो ये जो डॉग है, अब यहां पर ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। काम क्या है भाई, प्रेम करने का, स्नेह करने का। करता कौन है, प्रेम कौन करता है, मनीष करता है। किसको करता है, इस डॉग को करता है। तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये जो डॉग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है, ये
करता नहीं है, यहां पर ये काम नहीं कर रही है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कई बार सेंटेंसेस में आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होने की बजाय क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट भी किसकी, वर्ब की। सर ऑब्जेक्ट और भी होती हैं क्या, हाँ बिल्कुल होती हैं। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट तीसरी वाली भी होगी। ठीक है, यहां पर आपको क्या समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, मनीष हैज ए डॉग, मनीष के पास एक कुत्ता है, ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूरा पूरा सेंटेंस है। मनीष हैज ए डॉग, क्लियर, कोई परेशानी नहीं जी, सब रखो अपने अपने पास। लेकिन ये जो हिस्सा है whom ही लव्स वेरी मच, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पर्सपेक्टिव की, ये कैसे पहचानेंगे सर कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है कौन सा मेन क्लॉज है। ये देखिए कि दोनों क्लॉज में से कौन से वाले क्लॉज का अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कौन अपने आप जिंदा रह सकता है। अगर दोनों को अलग कर दें तो एक मर जाएगा एक जिंदा रहेगा। अब इस सेंटेंस में पहचानिए कि दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसा है जो अपने आप अलग जीवित रह सकता है, उसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है। एक हिस्सा ऐसा है जो अपने आप अलग जीवित नहीं रह सकता है। तो जो अपने आप अलग जीवित नहीं रह सकता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है दोस्तों। और जो अपने आप अलग से जीवित रह सकता है, कहता है कि जी हम अकेले मैनेज कर लेंगे, वो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए ध्यान से, मनीष हैज ए डॉग, मनीष के पास एक कुत्ता है, ये अपने आप में मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये भरा पूरा सेंटेंस है, इसे कोई परेशानी नहीं है, दुनिया में आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं। ये जो चीज है whom ही लव्स वेरी मच, इसके लिए परेशानी है। ये जब तक इसके साथ डॉग के साथ में नहीं जुड़ेगा तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। whom ही लव्स वेरी मच, वो किसे प्यार करता है काफी। अब आप पहचान बता नहीं पा रहे हैं भाई, या तो इसके साथ में क्वेश्चन मार्क लगाइए तब ये सेंटेंस पूरा होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा whom ही लव्स वेरी मच, तब एक क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा। आपने क्वेश्चन वाला वर्ड तो लगा दिया लेकिन फुल स्टॉप लगा रखा है, सर ये क्या बात हुई। तो ये इसीलिए हुआ कि ये जो whom है ये डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आपने इसको डॉग से अलग कर दिया तो अब ये जीवित नहीं रह पाएगा, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ग्रामेटिकली इसकी मृत्यु हो जाएगी व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, वैसे तो डॉग जिंदा रहेगा लेकिन ग्रामर की दृष्टि से मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, ऐसा जो क्लॉज है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है उसे आप कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब क्या है, लव, यानी प्रेम करना, स्नेह करना। ठीक है, अब कौन कर रहा है वो प्रेम, मनीष करता है जी, किससे करता है, अपने डॉग से। ठीक है, अपने पेट से। उस डॉग के लिए इस्तेमाल क्या शब्द हुआ है, हुम हुआ है। तो यानी कि हुम जो है, हालांकि इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में आया स्टार्टिंग में है, लेकिन काम किसका कर रहा है, वर्ब का कर रहा है, सॉरी वर्ब की ऑब्जेक्ट का कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये जो हुम शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे भी कई बार रिलेटिव प्रोनाउंस आपको मिलेंगे जो सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर वर्ब की ऑब्जेक्ट का काम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे दिस इज द पेन, या पेन मत कहो, इससे तो प्रपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल हु वॉज गिवन ए प्राइज, जिसको प्राइज दिया गया। ठीक है, अब आप देखिए फिर से, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, ये वो कन्या है जिसको, हु वॉज गिवन ए प्राइज, जिसको प्राइज दिया गया। तो ये जो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये यहां पर क्या काम कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि लड़की ने प्राइज दिया, ये बता रहा है लड़की को प्राइज दिया गया। ठीक है, यानी हु जो शब्द है ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब क्या है, गिवन, प्राइज देना,
वर्ब हो गई। किसको दिया गया? इस लड़की को दिया गया। इस लड़की की जगह यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है? हु। तो हु क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु वाज गिवन ए प्राइज। तो इस तरीके से आप रिलेटिव प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये दूसरा यूसेज हुआ। तीसरा यूसेज, तीसरा यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट केवल वर्ब की ही नहीं होती है, ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन की भी हो सकती है। ठीक है, प्रिपोजिशन की ऑब्जेक्ट कैसे होती है देखिए, समझते हैं। दिस इज द पेन विद विच राम यूजुअली राइट्स। ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस है, दिस इज द पेन विद विच राम यूजुअली राइट्स। ये वो पेन है जिससे, जिससे राम अक्सर लिखता है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द पेन, ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज। बाकी जो कहानी है ये हो गई आपकी, हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये अक्सर आपको ऐसा लगेगा देखने में बड़ा तो ये है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होगा मेन क्लॉज, वो हो सकता है कि छोटा हो लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर। ठीक है, ये अब देखिए इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट का काम कर रही है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? अब देखें, अगर हम, ये वो पेन है, विद यानी जिससे या जिसकी मदद से, तो ऐसे जो शब्द होते हैं ऊपर, नीचे, इससे, उससे, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रिपोजिशन कहलाते हैं। जैसे राम किल्ड रावण विद एन एरो, एक बाण से मारा। ठीक है, विद तो क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया। कैट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में कूद गई। इनटू प्रिपोजिशन हो गया। तो स्थिति दिखाते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर आपको विद की मदद से पता चल रही है कि ये वो पेन है जिससे, यानी इस पेन की मदद से राम लिखता है। तो प्रिपोजिशन हो गई विद। अच्छा, अब देखिए, विच राम यूजुअली राइट्स, इसकी मदद से राम अक्सर लिखता है। ये जो विच है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है दोस्तों? विद के लिए हुआ है या राम के लिए हुआ है? ध्यान से पहचानिए। दिस इज द पेन, ये वो पेन है जिसकी मदद से, जिसकी मदद से। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल तो पेन के लिए हुआ है। भाई प्रोनाउन है तो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? ये यहां पर काम कर रहा है, इस प्रिपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। इस प्रिपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अक्सर सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा दिखेगा कि वो प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इससे पहले वाले जो एग्जांपल्स थे वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट था। कुत्ते को प्रेम किया जा रहा था ना, तो प्रेम करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी ना किसी से तो प्रेम करोगे, तो उस डॉग से किया जा रहा था। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? राम लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो किस चीज से लिखा जा रहा है? अब पेन को नहीं लिखते हैं, पेन की मदद से लिखते हैं, तो इसीलिए यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये डिफरेंस समझना है दोस्तों, वर्ब के ऑब्जेक्ट में और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में। वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्टली उस चीज के ऊपर काम हो रहा है। यहां पर पेन के ऊपर थोड़ी ना लिख रहे हो आप, पेन की मदद से लिख रहे हो। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर प्रीपोजिशन के लिए है। ठीक है, प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है यहां पर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लता इज द गर्ल विद whom, with whom सुमन fought yesterday। एक छोटा सा एग्जांपल कि लता वो लड़की है जिसके साथ में कल सुमन का झगड़ा हुआ। सुमन fought yesterday। ठीक है, अब देखिए, लता इज द गर्ल, ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई प्रिपोजिशन विद। भाई झगड़ा हुआ तो किसी ना किसी से तो होगा, अकेला आदमी तो बैठे बैठे झगड़ नहीं सकता कि यार और कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे मैं झगड़ा कर लेता हूँ अपने आप से ही। नहीं, संभव नहीं है, किसी ना किसी व्यक्ति का होना जरूरी है। तो प्रिपोजिशन, किसके साथ में झगड़ा हुआ? whom सुमन fought yesterday, सुमन ने जिसके साथ झगड़ा किया। अब देखिए, लता ने सुमन के साथ झगड़ा किया है। ठीक है,
ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये आपकी प्रीपोजिशन है, भाई झगड़ा इससे हुआ है। ठीक है, ये जो हुम शब्द है ये बता रहा है आपको कि झगड़ा किसके साथ हुआ। किसके साथ हुआ? लता वो लड़की थी जिसके साथ सुमन का झगड़ा हुआ। तो ये जो हुम है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लता के लिए। लता नाउन थी, उसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये काम क्या कर रहा है यहां पर? ये प्रीपोजिशन के लिए इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विद हुम लता सुमन फॉट यस्टरडे। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इस चीज को और भी समझ लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस के दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक होता है इसका रेस्ट्रिक्टिव यूज, दूसरा होता है कंटिन्यूटिव यूज। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है इसका रिलेटिव रेस्ट्रिक्टिव यूज, एक होता है कंटिन्यूटिव यूज। मोटा मोटी मैं बता देता हूं। रेस्ट्रिक्टिव यूज में क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले इस्तेमाल हुई किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के लिए क्या करता है, उसकी उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देता है, उसे क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। नॉर्मल वाला काम। कंटिन्यूएटिव जो यूज है इसमें क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन विशेषता नहीं बताएगा, खासियत नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। क्या बताएगा? कोई एडिशनल जानकारी देगा। ठीक है, कोई एडिशनल जानकारी देगा। ठीक है, आइए समझते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक सेंटेंस है आपके पास, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया। अब दोस्तों देखिए, ये वो लड़का है, दिस इज द बॉय, ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज। ठीक है, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में फर्स्ट आया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन आप देखिए ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है? लड़के की खासियत बता रहा है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि वो लड़का क्लास में फर्स्ट आया, उसकी विशेषता बता दी गई। दिस इज रेस्ट्रिक्टिव यूज, ये कहलाता है आपका रेस्ट्रिक्टिव यूज, जिसमें आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि अपनी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के लिए क्या देता है? एडिशनल जानकारी देता है कि इस तरीके से आप उसके बारे में कुछ विशेषता बता सकते हैं, कुछ उसकी खासियत बता सकते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरा कंटिन्यूटिव यूज होता है इसमें खासियत नहीं बताई जाएगी, इसमें कुछ एडिशनल जानकारी बताई जाएगी। जैसे द जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, द ट्रैवलर्स हु वर लॉस्ट इन द जंगल रिटर्न्ड बैक। द ट्रैवलर्स हु वर लॉस्ट इन द जंगल रिटर्न्ड बैक, यानी कि जो यात्री जंगल में खो गए थे वो वापस लौट आए। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, द ट्रैवलर्स रिटर्न्ड बैक, यात्री वापस लौट आए। हु वर लॉस्ट इन द जंगल, जो जंगल में खो गए थे। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें समझिए दोस्तों, रेस्ट्रिक्टिव और कंटिन्यूटिव यूज के जो यूज है उसमें कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहली बात, रेस्ट्रिक्टिव यूज जो है उसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। कंटिन्यूटिव में आपको कॉमा का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव में आपको कॉमा का इस्तेमाल नहीं मिलता। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्टिव में कुछ उसकी खासियत बताई जाती है, यहां पर क्या बताया जाता है? एडिशनल जानकारी बताई जाती है। यात्री लौट आए, कौन से वाले यात्री? जो जंगल में खो गए थे। ठीक है, तो ये उनकी विशेषता नहीं है, ये उनके बारे में जानकारी बताई जा रही है कि वो वाले यात्री जो खो गए थे ना वो वापस आ गए हैं।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दो तरीके से आप रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है और दूसरा होता है कंटिन्यूटिव। कंटिन्यूटिव का आप शब्द से ही पहचान रहे होंगे जो आगे कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यानी कि एडिशनल जानकारी दी जा रही है। रेस्ट्रिक्टिव में रोक दिया जाता है कि भाई आप विशेषता ही बताएंगे और ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉमा का यूज। कंटिन्यूटिव यूज में कॉमा का इस्तेमाल होता है, रेस्ट्रिक्टिव यूज में दोस्तों कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स होती हैं, किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि किस तरीके से आप प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउंस के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन सी इसके फॉर्म्स होते हैं। भाई नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। तीन ही तरीके से आप प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी यही तीन फॉर्म्स हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव और पॉजेसिव या जेनेटिव, ठीक है। इसी तीन तरीके से आप रिलेटिव प्रोनाउंस को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों यहां पर आकर के हमारी कहानी रिलेटिव प्रोनाउंस की खत्म होती है, लेकिन चलते चलते एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे दैट जो शब्द है दोस्तों, दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको आप कभी भी पॉजेसिव केस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट जो शब्द है इसे हमें कभी भी पॉजेसिव केस में इस्तेमाल नहीं करना है। हमने अभी पढ़ा ना कि फॉर्म्स क्या क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस की। सर, नॉमिनेटिव में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हो, पॉजेसिव में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इसे आप पॉजेसिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, जैसे this is the boy that I know। ये वो लड़का है जिसे मैं जानता हूं। दिस इज द बॉय दैट आई नो, ठीक है। दिस इज द चेयर दैट आई परचेज्ड। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये वो कुर्सी है जिसको मैंने खरीदा, ठीक है। दोस्तों ये जो दो सेंटेंस है इसमें फर्क पहचानिए। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं दोस्तों। जैसे दिस इज द हॉर्स दैट वन द रेस। जैसे दिस इज द हॉर्स दैट वन द रेस, ये वो घोड़ा है जिसने रेस जीती, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द चेयर दैट आई परचेज्ड, ये वो कुर्सी है जिसको मैंने खरीदा। तो यहां पर दोस्तों देखिए दोनों में रिलेटिव प्रोनाउन यही है, दैट, लेकिन दोनों जगह क्या हो रहा है, यूज अलग अलग है। यहां पे दैट ने क्या किया है, एज सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हो रही है, दैट वन द रेस, ये वो घोड़ा है जिसने रेस जीती, नॉमिनेटिव में इस्तेमाल हो रही है एज सब्जेक्ट। दिस इज द चेयर दैट आई परचेज्ड, ये वो कुर्सी है जिसको मैंने खरीदा, जिसको यानी कि इसके ऊपर काम हुआ ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। लेकिन दोस्तों दैट को आप पॉजेसिव केस में इस्तेमाल नहीं करते, कि अगर आप ये सोचते कि जैसे दिस इज द चेयर दैट लेग्स आर ब्रोकन, जिसकी टांगे टूटी हुई हैं या पैर टूटे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहें तो ये चीज गलत हो जाएगी। आप यहां पर दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते पॉजेसिव केस में। कुर्सी के पैर, तो पॉजेसिव वाली इस्तेमाल करना है ना। पॉजेसिव अगर आपको इस्तेमाल करना है कि ये वो चेयर है जिसके पैर टूटे हुए हैं, तो आप ऑफ विच का इस्तेमाल करोगे या हुज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इन दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफ विच, दिस इज द चेयर ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन, या दिस इज द चेयर हुज लेग्स आर ब्रोकन, इस तरीके से तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो पॉजेसिव केस में, वो गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दोस्तों आप नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल कर सकते हो,
ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पॉजेसिव केस में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलते चलते दोस्तों, अपनी जो हमारी स्टार्टिंग में हमने जीके का जो क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि नॉलेज शेयरिंग पैक्ट अभी हाल ही में भारत के 2 राज्यों के बीच में साइन हुआ है। वो कौन कौन से 2 राज्य हैं, उनका आंसर मैं अभी आपको दे देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था अप्रैल 2022। दोस्तों पूरी जानकारी दे देता हूं इसके बारे में कि 26 अप्रैल 2022 को ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। और जो 2 राज्य हैं वो हैं दिल्ली और पंजाब। दिल्ली और पंजाब, इन दोनों राज्यों के बीच में ये नॉलेज शेयरिंग पैक्ट अभी साइन हुआ है। तो ये दोस्तों एक नई श्रृंखला है, क्योंकि इससे पहले राज्यों के बीच में इस तरीके के समझौते नहीं होते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से आने वाले जो भी करंट अफेयर्स हैं उनमें इस चीज़ को पूछा जा सकता है। अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा, और जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर है इसको भी कंठस्थ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस के जो 2 टाइप्स बचे हुए हैं इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में आपसे धन्यवाद, विदा लेना चाहूँगा। साथ के साथ वो विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियोस हर ज़रूरतमंद बच्चे को यूट्यूब के एल्गोरिथम की मदद से सजेस्ट हो सके, हर बच्चा इनका फ़ायदा ले सके। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।